हाँ जी, आ गए। चलिए आ गए हैं तो अब अपनी स्टडी को हम शुरू करते हैं। फिलहाल आज का ये वीडियो क्लास 12th के प्रत्येक स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का संपूर्ण किताब का जो चैप्टर 6 से 10 तक के जितने भी 5 अंक वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको हम देखने वाले हैं। ओनली याद रखेंगे कि ओनली हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन को ही आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मतलब ये मैं कह सकता हूँ ना, सिंपल सी कहूँ तो जो चैप्टर 6 से जो 10 तक के जो चैप्टर है इसमें से सबसे ज्यादा मतलब सबसे अधिक जो है ना वो 5 अंक वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम उसी पर डिस्कस करेंगे जी। एक एक प्रश्न को आप ध्यान से समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे दो हमने फोटो लगाया हुआ है। सबसे पहले मॉन्क का हमने फोटो लगाया हुआ है, जो मॉन्क जो होते हैं, जो हम कह सकते हैं ऐसे अदरवाइज कि जो सन्यासी होते हैं ना उनमें बहुत सारे धैर्य होते हैं, उनमें पेशेंस होता है जी। तो सबसे पहली बात तो हमें पेशेंस बनाए रखना है, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा ये बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है ना। तो हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, ठीक है ना। और भी बहुत सारे इनमें गुण है, ठीक है ना। और दूसरा यहाँ पे हमने कर्ण का फोटो लगाया हुआ है, ठीक है। अच्छे से साफ से दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं जानता हूँ, बट इनसे हम यही सीख सकते हैं कि कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, बट हमें अच्छे तरीके से मेहनत करना है और अच्छे से मेहनत करके और हमें अच्छा अंक प्राप्त करना है। तो इसके लिए हमें कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, ठीक है ना। चलिए जी, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब एक एक क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखिए फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन, पहला हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर अन्योन्य प्रेरण को समझाइए। समझ रहे हैं ना। तो ये दो चीज पूछा गया। सबसे पहली बात विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है ये हमें बताना है, और फिर से अन्योन्य प्रेरण क्या होता है ये हमें बताना है। तो चलिए अब एक एक करके हम समझाते हैं। सबसे पहला हमें ये जानना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण है क्या, इसको हम समझते हैं जी। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा हुआ है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर से अन्योन्य प्रेरण है या अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, इसको हम समझेंगे। सबसे पहली बात विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हमने यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है। किसके किसके? जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच क्या होता है, आपेक्षिक गति होता है, तो चुंबक में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इस संपूर्ण घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ इसका परिभाषा जी। मैं जानता हूँ याद नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, याद आपको बहुत सारे टॉपिक हैं जो पहले ही आपने कवर याद भी होंगे, तैयार भी होंगे। तो अदरवाइज जिनको ये सभी टॉपिक पहले से तैयार है उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, और जिनको तैयार नहीं है वो आराम से बैठे रहें। देखिए अब कैसे आपको आसानी तरीके से हम याद कराते हैं आपको, ठीक है ना। रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। यहाँ पे मैं समझाता हूँ। सपोज डेट ये मान लेते हैं ये क्या है, मैं यहाँ पे दूसरा कलर ले रहा हूँ, ठीक है ना। सपोज डेट यहाँ पे एक हम कुंडली ले लेते हैं। ये एक कुंडली है जिसमें हमने गैल्वेनोमीटर धारा मापी लगा दिया है, ठीक है ना। ये क्या है, कुंडली है, और इस कुंडली के पास हम एक चुंबक को रख लेते हैं, ठीक है ना, जिसका ध्रुव है N और S, ये एक ध्रुव है। और ये क्या है, ये कुंडली है, ये चुंबक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ये क्या है, चुंबक। तो यहाँ पे मैं लिखूँ तो ये क्या है, चुंबक है, और ये क्या है, कुंडली है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होगा। कौन सी गति की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप सुन रहे हैं ना, आपेक्षिक गति की हम बात कर रहे हैं। कौन सी गति, आपेक्षिक गति, आपेक्षिक गति होता है। मतलब जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो क्या होगा कि यह जो कुंडली है ना, तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में, मतलब यहाँ पे जो होता है चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में, कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इसमें क्या होता है, एक धारा उत्पन्न होती है। और इसी धारा को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। मतलब इस घटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे है ना कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होता है तो
चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा। क्या होगा? सबसे पहली तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में क्या होगा? फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, जिसके कारण कुंडली में, याद रखें, कुंडली में एक क्या होता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इसी प्रेरित विद्युत वाहक बल को ही हम प्रेरित धारा भी कहते हैं। और यही संपूर्ण जो घटना है ना, यही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाएगा। चलिए, आपने उस समय से क्या समझा उसको छोड़िए, एक बार अंत में मैं आपको बोल रहा हूं, ध्यान से परिभाषा समझिएगा, याद कर लीजिएगा। हम कह रहे हैं कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षी गति होता है, तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को ही हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यही बात हमने लिखा है कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षी गति करते हैं, जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षी गति करते हैं या होता है, तो चुंबक में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ये कुंडली है ना, तो इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इसी संपूर्ण घटना को ही हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। अब हमारा दूसरा आता है जो है अन्योन प्रेरण या अन्योन प्रेरण गुणांक। अब आता है अन्योन प्रेरण या अन्योन प्रेरण गुणांक क्या है, इसको हम समझते हैं। तो समझिएगा, यहां पे कह रहे हैं जब किसी कुंडली में धारा के, यहां पे थोड़ा डबल यहां पे लिखा गया है, ठीक है, कह रहा है कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रथम कुंडली के, यहाँ पे कह रहा है प्रथम कुंडली के पास रखे दूसरे कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। इस घटना को अन्योन प्रेरण या अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। अच्छा, मैं आपको अभी आसानी से सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मैं एक फिगर बना रहा हूं, उस पर मोस्टली आप ध्यान देने का प्रयास करेंगे, आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, यहां पे आई थिंक थोड़ा सा जगह यहाँ पे थोड़ा कम है, इसीलिए थोड़ा सा छोटा ही यहाँ पे मैं फिगर बनाने का प्रयास करूँगा। ठीक है जी। थोड़ा सा आप सब्र रखेंगे, ठीक है ना, अदरवाइज थोड़ा टाइम लगता है फिगर बनाने में। देखिए, यहाँ पे एक हम कुंडली यहाँ पे लगा दे रहे हैं, ये है फर्स्ट कुंडली, ये हमारी सेकेंड कुंडली है, ठीक है जी। यहाँ पे एक हम गैल्वेनोमीटर लगा लेते हैं, धारा मापी। यहाँ पे एक हम सेल या बैटरी लगा लेते हैं। यहाँ पे एक कुंजी लगा देते हैं, और यहाँ पे प्रतिरोध नियंत्रक लगा देते हैं, ठीक है ना। धारा नियंत्रक या प्रतिरोध नियंत्रक हम ऐसे कह सकते हैं, ये हमने लगा दिया, ठीक है। तो देखिए, अब हम यहाँ पे बता रहे हैं, ये हमारी जो है ना, ये है प्राथमिक कुंडली। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पष्ट करके आपको बताना चाहूँगा, ये जो हमारी दिखाई दे रही है, ये हमारी क्या है, प्राथमिक कुंडली है। ये क्या है, हमारी द्वितीय कुंडली है। ठीक है, ये प्राथमिक, ये द्वितीयक हमारी कुंडली है। अब यहाँ पे एक एक पॉइंट्स को आपको समझना है। जैसे ही हम ये जो हमारी बैटरी या सेल है, इससे हम धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक
ठीक है ना। तो धारा इस तरीके से प्रवाहित होगी, ये प्राथमिक कुंडली है, द्वितीय कुंडली है, तो धारा ये बहेगी ना। तो यहाँ पे एक धारा नियंत्रक है जो धारा को कंट्रोल करता है। तो ये क्या करता है, ये धारा को कम या अधिक करता है, ठीक है ना। तो जैसे कम या अधिक करने का मतलब है कि जो विद्युत धारा है तो विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करता है। क्या करता है, विद्युत धारा को कभी कम करेगा, अधिक करेगा, इसका मतलब विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करता है। तो यही बात हम लिखेंगे कि क्या ये करता है, विद्युत धारा के क्या करता है, मान में क्या करता है, परिवर्तन करता है, विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करता है, जिसके कारण ये प्रथम कुंडली में क्या होता है, प्रथम कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। यहाँ पे क्या होगा, प्रथम कुंडली जो है ना, यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में इस तरीके से परिवर्तन होने लगेगा, जिसके कारण प्रथम कुंडली, ये जो प्रथम कुंडली है इसके पास रखे जो द्वितीय कुंडली है इसमें भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगता है, इसमें भी होने लगेगा। तो जिसके कारण इसमें क्या होता है, द्वितीय कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है, ठीक है ना। और इसी जो धारा उत्पन्न होती है ना, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। समझ रहे हैं, क्योंकि ये कुंडली के पास, बहुत ही पास ये द्वितीय कुंडली होती है, तो इसके कारण ये कुंडली से ना ये कुंडली प्रेरित हो जाती है, क्योंकि बहुत ही पास है। नहीं कहते हैं कि आप अगर अच्छे हैं तो आपके साथ कोई थोड़ा सा गलत इंसान भी रहने लगे ना, तो शायद हो सकता है कि आप अच्छे हैं बहुत ज़्यादा, तो वो भी धीरे धीरे अच्छे में चेंज होने लगे। या बहुत सारे, ये हम कह सकते हैं कि एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे गंदे लड़के हैं, वहाँ पे एक अच्छा लड़का भी चला जाएगा तो वो भी लगभग चांसेस होती है कि वो भी लड़का गलत व्यवहार में आ जाएगा, गलत काम करने लगेगा। तो यह ऐसा ही है कि जब इसमें चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है प्रथम कुंडली में, तो इसके पास रखे द्वितीय कुंडली में भी फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगता है। और जैसे ही चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है तो याद रखेंगे कि उसके कारण एक धारा उत्पन्न होती है, ठीक है ना। और इसी संपूर्ण घटना को ही हम क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरण या अन्योन प्रेरण गुणांक हम कहते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। तो एक बार और परिभाषा में बोल रहा हूं, समझिएगा, ठीक है ना। यहां से आपको नहीं देखना है, हम यहां से बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जब आप कहेंगे, जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होता है तो प्रथम कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रथम कुंडली के पास रखे द्वितीय कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और इस संपूर्ण घटना को ही हम अन्योन प्रेरण कहते हैं या अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। देखिए, जो स्टूडेंट ना रट कर नहीं, हमसे समझ कर याद करना चाहते हैं, वो इस तरीके से याद कर सकते हैं। मैं केवल लिखता हूं ना उन विद्यार्थियों के लिए, तो परिभाषा लिखने की आवश्यकता भी मुझे नहीं है। मैं चाहता हूं कि समझ कर आप याद करें। लिखता इसलिए हूं ना क्योंकि कोई ये ना कहे कि परिभाषा आपने नहीं लिखा, दिक्कत होती है ये वो। भैया, यहाँ से आपको मोस्टली नहीं, आपको सुनकर समझ कर याद करनी चाहिए। तो आशा करता हूं कि आप समझ के होंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे अब एक और बात, यहाँ पे अब डेरिवेशन थोड़ा सा आ जाता है। ये बात आप पढ़ लीजिएगा, वही बात हमने लिखा है, नहीं तो जो हमने बोला ना वही सुनकर लिख लीजिए, काम हो जाएगा। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो धारा में परिवर्तन, मतलब चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में जो परिवर्तन हो रहा है ना, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में जो परिवर्तन हो रहा है वो कुंडली में प्रवाहित धारा के क्या होती है, समानुपाती होती है, ये कहा जा रहा है, ठीक है ना। ये हमसे कहा जा रहा है। तो अगर हम इस समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं और इक्वल का चिन्ह लाते हैं ना, तो यहाँ पे m आई आ जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए, ये i है, i इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग कर आएगा। मतलब अगर हम m का मान निकालें, ओनली m का मान निकाले तो 5/i हो जाएगा, ये हमारा m का मान आ जाएगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे यही आ गया। मतलब ये कहा जा रहा है कि चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन का जो परिवर्तन है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन है, वो प्रेरित धारा के समानुपाती होता है। जितना हम परिवर्तन, धारा के मान में परिवर्तन करेंगे, उतना ही चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या बढ़ेगी। तो अगर हम समानुपाती के चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे एक नियतांक आता है m, m का मान निकाले तो m = 5/i होता है, जहाँ 5 चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या है, i क्या है, विद्युत धारा है या प्रेरित धारा हम कह सकते हैं। यहाँ पे कैपिटल जो m हमारा दिखाई दे रहा है, ये कैपिटल जो m है ना, ये हमारा जो कैपिटल M है, यही है अन्योन प्रेरण गुणांक,
अन्योन प्रेरण गुणांक है। ठीक है ना, तो इस बात को आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया जी, आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए जी, बहुत ही अच्छी बात है। ओहो, थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे मुझे लग रहा है हुआ है, यहाँ का इधर दिखाई नहीं दे रहा था। ये मोस्टली मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये आपको दिखाई नहीं दिया होगा तो ठीक है ना। बट यहाँ पे हमने चुंबकीय फ्लक्सों की मतलब ये हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या कहा था कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षी गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इस संपूर्ण घटना को ही हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। वही बात हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। आशा करता हूँ कि आप समझकर याद करने में भरोसा कर रहे होंगे, ना कि रटकर। ठीक है ना, तो चलिए जी, अब आगे हम बढ़ते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, तो अब आता है हमारा दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम बताइए। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम, तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सा नियम है। एक है प्रथम नियम और एक है हमारा द्वितीय नियम। ठीक है, तो प्रथम नियम क्या है जी, इसको हम समझ लेते हैं कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षी गति करता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इसे हम विद्युत धारा मतलब अतः प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अरे हमने कहा ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल को ही हम प्रेरित धारा भी कहते हैं और इसी संपूर्ण घटना को ही हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं। यही सब बातें हैं जी। मतलब प्रथम नियम जो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रथम नियम है वो यही है। ठीक है ना, जो अभी हमने डिस्कस सेम टू सेम वही किया है, वही है जी। तो मैं थोड़ा सा जल्दी यहाँ पे बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको फिगर आपको भी बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये एक कुंडली हो गया जिसमें हमने एक धारा मापी लगा दिया गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे एक चुंबक हम ले लेंगे N और S। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच क्या सी गति होती है, आपेक्षिक गति होता है, तो क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है ना, थोड़ा सा ऐसे हमने लिख दिया, जिसके कारण ये जो हमारी कुंडली है ना, कुंडली में एक क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इसी संपूर्ण घटना को हम क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल को ही हम प्रेरित धारा कहते हैं और इस संपूर्ण घटना को विद्युत चुंबकीय मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो फैराडे ने अपने प्रथम नियम में ओनली इतना कहा कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, अतः प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। इतना ही तो बात कहा जी, वही बात हमने यहाँ पर लिख दिया है। लिखने के बाद ये फिगर आप बना लेंगे। ठीक है ना, चलिए जी, द्वितीय नियम में हमें क्या बात बताया गया। द्वितीय नियम में हमने कहा कि इस नियम के अनुसार चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। मतलब जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना, मतलब हमसे ये कहा गया है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो क्या होता है, वो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की जो दर है, ये क्या है, ऊपर है d∅, मतलब चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या। t क्या है, dt क्या है, परिवर्तन की दर। तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ये ही हमें बताया गया है जी। ठीक है ना, कि चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है ना, तो चलिए जी, इतना आप समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे एक याद रखेंगे, इसको अगर हम आगे चाहें तो थोड़ा सा और हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह रहता है तो एक यहाँ पे नियतांक आता है, ठीक है, जिसको हम P से कभी कुछ से भी हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, मोस्टली P यहाँ पे, तो यहाँ पे आता है E समानुपाती -P और d∅/dt,
जहाँ P का मान जो है ना वो 1 यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है ना, फैराडे के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे जो E का जो मान आ जाएगा -d∅/dt आता है, ठीक है ना। तो यही हमारा मोस्टली अंतिम फॉर्मूला आता है, ठीक है ना। यहाँ पे याद रखेंगे ये क्या है, एक नियतांक है जिसका मान 1 है ओनली, इसका कोई मतलब वो नहीं है। यहाँ पे ये हमारा जो मतलब है वो ये है कि चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की जो दर है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। आप ओनली यहाँ तक भी लिख देंगे, काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। बट मैंने ये बता दिया क्योंकि अभी जब हम जो ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं तो उसमें इसका आता है कि यहाँ पे एक नियतांक भी आता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए जी, ये हमारा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी 2 नियम हो गए, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ये याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, एक और बात मुझे बतानी थी, ये आप याद रखेंगे, ये 3 नंबर में भी एक बार पूछा गया है, ठीक ना। 3 नंबर में एक बार नहीं, मतलब 2-3 बार पूछा गया है ये 3 नंबर में भी, और 5 नंबर में भी पूछा जा ही रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर बताया है। 3 नंबर में मुझे याद है कि ये पूछा गया है, हमने बताया भी है। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, आता है क्या, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत क्या है, उपचायी और अपचायी ट्रांसफार्मर में अंतर उल्लेख कीजिए और ट्रांसफार्मर की ऊर्जा क्षय के कारणों को उल्लेख कीजिए। मोस्टली यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर क्या है, इसके प्रकार कितने हैं, इसकी कार्यविधि क्या है, सिद्धांत क्या है, पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करने को हमें कह रहा है, जो कि हम इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर समझेंगे। ट्रांसफार्मर है क्या भैया, ट्रांसफार्मर है क्या। तो यहाँ पे हमने देखिए परिभाषा कितना अच्छा से लिखा है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है या यंत्र है या मशीन है या उपकरण है जो क्या करता है, जिसकी सहायता से प्रतिवर्ती वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, कम या अधिक कर सकते हैं। मतलब जो वोल्टेज आता है, कभी कभी देखेंगे आपके घरों में लाइट क्या आता है, कभी कभी डाउन आता है, कम आता है, जिसे हम कहते हैं कि लाइट थोड़ी सी हाफ आई हुई है, मतलब कम आई हुई है। इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज क्या हो गया है, कम हो गया है। तो वोल्टेज हाई या कम कब होता है, किसके द्वारा होता है, तो ट्रांसफार्मर के द्वारा ही होता है। तो यही बात कह रहा है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसके कारण जो प्रतिवर्ती वोल्टता होती है उसके मान को कम या अधिक हम कर सकते हैं, वोल्टेज को घटा बढ़ा सकते हैं ट्रांसफार्मर की सहायता से। तो वही बात कहा गया, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, यंत्र है, जिसकी सहायता से प्रतिवर्ती वोल्टेज को कम या अधिक किया जा सकता है, ठीक है ना। इतनी बात आप लिख देंगे। उसके बाद आता है सिद्धांत, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सिद्धांत जी, अब ध्यान से समझेंगे। देखिए ट्रांसफार्मर जो है ना वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इतना आप समझ गए ना, अन्योन प्रेरण का सिद्धांत। अब अन्योन प्रेरण में क्या होता है ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। अभी हम फिगर पे आएंगे, सब समझाएंगे। आप बताइए अन्योन प्रेरण, अभी ना हमने पढ़ा जी, तो अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं, मैं आपसे पूछूं अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे। अभी हमने यहाँ पे देखिए जस्ट बताया हुआ है, मैं आपको बता भी सकता हूँ बट यहाँ पे देख लीजिए। अन्योन प्रेरण में हमने क्या पढ़ा, अन्योन प्रेरण कि जब किसी प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में, विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो प्राथमिक कुंडली में पहले क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, जिसके कारण प्राथमिक कुंडली के पास रखे द्वितीय कुंडली है, इसमें भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में क्या होता है, एक धारा उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो इतनी ही बात यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं, ये सब बातें हैं जी। तो यही बात तो हमें यहाँ पे भी लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है कि ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात अब उस सिद्धांत को आप उल्लेख कर देंगे कि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लिखा गया है, किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, ठीक है ना, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में भी एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यही बेसिक तो बात है जी। जैसे यहाँ पे अब मैं यहाँ से समझाने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, यहाँ से आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि देखिए ये सबसे पहले तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये नर्म लोहे के पटलित क्रोड हैं, ठीक है ना, आयताकार क्रोड है।
जैसे आप ट्रांसफार्मर आपके घर में भी होगा, छोटा सा एक टेपलाइजर टाइप का हम कह सकते थे, तो टेपलाइजर ऐसे ही कहते थे, ठीक है ना, अदरवाइज ट्रांसफार्मर ये वो। तो उसमें देखेंगे ना तो उसमें पटलित क्रोड होता है, मतलब आयताकार टाइप का एक तरीके, इस तरीके से पृष्ठ होगा, एक रखा गया होगा, इसके ऊपर एक और रखा गया, उसके ऊपर एक और रखा गया होगा, इसके ऊपर एक और रखा गया होगा। तो इस तरीके से रखे जाते हैं जी। तो यही एक के ऊपर एक 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 रखा गया है, ठीक है ना, पटलित क्रोड। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे एक हमने प्रतिवर्ती धारा स्रोत से हमने जोड़ दिया है, जो है एसी करंट, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे हमने प्राथमिक कुंडली रख दिया है, यहाँ पे है ये द्वितीय कुंडली है। तो हम क्या करते हैं, ये जो प्रतिवर्ती धारा स्रोत है, इससे हम क्या करते हैं, जिससे जैसे ही हमने धारा प्रवाहित किया, तो जैसे ही हम धारा प्रवाहित करते हैं तो ये जो हमारी प्राथमिक कुंडली है, ध्यान समझेगा, प्राथमिक कुंडली, यहाँ पे एक प्राथमिक कुंडली इस तरीके से हमने दर्शाया नहीं है, तो ये हमारी जो प्राथमिक कुंडली है और यहाँ पे हमारी द्वितीय कुंडली होती है, ठीक है ना। माफ़ी चाहता हूँ, मैंने दिखाया नहीं था। तो जब यहाँ पे देखिए, जैसे ही हमने प्रतिवर्ती धारा स्रोत से हमने धारा प्रवाहित किया, तो ये जो प्राथमिक कुंडली है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, जिसके कारण जैसे ही चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में इसमें परिवर्तन होगा ना, ये भी इससे बहुत पास है, तो इससे प्रेरित होकर इसमें भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण इसमें क्या होता है, धारा उत्पन्न होती है, ठीक है ना, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। तो वही बात कहा जा रहा है कि किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है। धारा का मान जो एसी करंट है, इसमें धारा के मान में हम परिवर्तन करेंगे तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा। तो ये जो कुंडली हमें दिखाई दे रही है, इसमें चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, जिसके कारण इसके पास रखे, फिर से लिखा गया, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में भी प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसके कारण इसके पास रखे द्वितीय कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में पहले परिवर्तन होगा, उसके बाद में इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। तो यही बात शॉर्ट में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चुपचाप जितना हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इतना भी लिख देंगे तो चलेगा, या आप चुपचाप ये भी टोटल का टोटल यहाँ से इतना थोड़ा सा ये बड़ा है तो ये भी आप परिभाषा लिख देंगे तो आपका चल जाएगा, ठीक है ना। 100% सही है भैया, बस यही है कि कहीं पर थोड़ा सा छोटा हमने लिखा हुआ है, कहीं पर बड़ा हमने लिखा हुआ है, और ये फिगर आपको बनानी पड़ेगी। ये आप समझ रहे होंगे, फिगर आप सेम टू सेम बनाइएगा। ये प्राथमिक कुंडली है, ये द्वितीय कुंडली है, यहाँ पे एसी करंट जोड़ा गया है, ये धातु का नर्म लोहे के धातु के पतलित क्रोड है, आयताकार पतलित क्रोड, ठीक है ना। चलिए जी, तो ये हमने बेसिक पहले बात यहाँ पे किया हुआ है। अब समझ लेते हैं कि ट्रांसफार्मर के प्रकार। ट्रांसफार्मर के दो प्रकार होते हैं, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई अपचाई कौन होते हैं जी, समझ लेते हैं। ऐसा ट्रांसफार्मर जो निम्न प्रतिवर्तित वोल्टेज को उच्च प्रतिवर्तित वोल्टेज में चेंज कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर करते हैं। मतलब ऐसा कोई भी ट्रांसफार्मर जो क्या करता है, जो लो वोल्टेज को किस में चेंज कर देता है, हाई वोल्टेज में चेंज कर देता है। लो वोल्टेज को किस में चेंज कर देता है, हाई वोल्टेज में चेंज कर देता है, तो ऐसे को ही हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। समझ रहे हैं। ऐसा कोई भी ट्रांसफार्मर, जैसे आपके घर में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो हाफ जो लाइट है वो बहुत ही कम आया हुआ है, डाउन आया हुआ है, तो उस ट्रांसफार्मर का हम उपयोग करेंगे तो लो वोल्टेज है उसको हाई वोल्टेज में चेंज कर देगा। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है ना। परंतु एक बात याद रखेंगे कि लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में चेंज तो करेगा, परंतु वो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा। ऊंचाई ट्रांसफार्मर को कैसे पहचानेंगे, याद रखेंगे, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में जो फेरों की द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या या सेकेंड है, और ये एन क्या है, फेरों की संख्या, तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से, ठीक है ना। मतलब सिंपल सी बात कह जाए, ऊंचाई जो ट्रांसफार्मर होगा ना, तो उसमें ये जो द्वितीय कुंडली है इसमें फेरों की संख्या अधिक होगी। समझ रहे हैं, इसमें फेरों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, तब जाकर ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होगी, तो वही बात यहाँ पर लिखा गया है। अब मैं इसको इरेज कर दूं, यही बात यहाँ पे कहा गया है कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या से, ठीक है ना। अगला आता है अपचाई ट्रांसफार्मर। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जो उच्च प्रतिवर्ती वोल्टता को निम्न प्रतिवर्ती वोल्टता में बदल देता है, उसे हम अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। मतलब क्या है कि जो हमारा, हम कह सकते हैं कि हाई वोल्टेज है ना, जो हमारी हाई वोल्टेज है उसको लो वोल्टेज में चेंज कर देता है।
ऐसा कोई भी ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्टेज अगर बहुत ज़्यादा लाइट आया हुआ है, बहुत फुल लाइट आया हुआ है, ठीक है ना, तो उसको कम करेगा, मिनिमम कर देगा, ठीक है ना, तो उसको हम अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होता है द्वितीय कुंडली से। मतलब अपचाई ट्रांसफार्मर में ना ये द्वितीय जो कुंडली है इसमें फेरों की संख्या अधिक होगी, इसमें फेरों की संख्या अधिक होगी उपचाई ट्रांसफार्मर, सॉरी अपचाई ट्रांसफार्मर में, ठीक है ना। तो ये बातें होती हैं जी। तो आशा करता हूँ प्राथमिक जो ट्रांसफार्मर के 2 प्रकार हैं ये भी आप समझ गए होंगे। अगला हमारा नेक्स्ट आता है, फिर से इसका अब हम जानेंगे कि इसकी बनावट कैसी है, रचना कैसी है, ठीक है ना। तो देखिए हमने लिखा है कि इसमें नर्म लोहे की पट्टियों को एक के ऊपर एक रखकर आयताकार पटलित क्रोड बनाते हैं। देखिए ये कैसी है, नर्म लोहे की हैं। तो हमने कहा ना कि इसमें क्या होता है, नर्म लोहे की क्या होती हैं, पटलित क्रोड होती हैं। देखिए नर्म लोहे की पट्टियों को एक के ऊपर एक रखकर, एक के ऊपर एक रखकर क्या करते हैं, रखकर एक आयताकार, देख रहे हैं, आयताकार पटलित क्रोड बनाते हैं। इतनी बात समझ गए। इसमें तांबे के तार को लपेटकर कुंडलियां बनाई जाती हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें ये जो कुंडलियां बनी है ना, ये तांबे के तार को लपेटकर बनाई गई हैं, ठीक है ना। अब प्राथमिक कुंडली से एसी प्रत्यवर्ती धारा जुड़ा हुआ है, तो यही बात अब लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि इसमें नर्म लोहे की पट्टियों को एक के ऊपर एक रखकर आयताकार पटलित क्रोड बनाया गया है। इसमें तांबे के तार को लपेटकर 2 कुंडलियां बनाई गई हैं। आपको तो पता ही होगा, एक इधर बनाई गई थी कुंडलियां और एक इधर बनाई गई थी, ठीक है ना। ये हमारी क्या थी, बीच का ये आयताकार पटलित क्रोड था, तो 2 कुंडलियां बनाई गई हैं। फिर से प्राथमिक कुंडली में प्रत्यवर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं। ये प्राथमिक कुंडली था तो इसमें देखें ना, प्रत्यवर्ती धारा स्रोत एसी को जोड़ा गया है, तो प्राथमिक कुंडली से प्रत्यवर्ती धारा स्रोत को जोड़ दिया गया है। तो यही तो बेसिक बात कहा गया है जी, जो कि हमने फिगर में आपको बता दिया है, इतना आप लिख देंगे। अगला हमारा आता है ट्रांसफार्मर की क्रिया विधि। देखिए ट्रांसफार्मर की क्रिया विधि में हम क्या जानेंगे, देखिए प्राथमिक कुंडली में प्रत्यवर्ती वोल्टेज से जोड़कर धारा प्रवाहित करते हैं। मतलब जब प्राथमिक कुंडली से प्रत्यवर्ती धारा को जोड़कर धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण, यहाँ पर रहेगा कारण, जिसके कारण उसके पास रखे द्वितीय कुंडली में भी प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यही तो क्रिया विधि है। हमने क्या यहाँ पे बोला है वही समझिएगा। जब ये प्राथमिक कुंडली है, ये प्राथमिक हमारी कुंडली है ना, तो जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यवर्ती धारा स्रोत से जोड़कर धारा प्रवाहित करते हैं तो प्राथमिक कुंडली के पास रखे द्वितीय कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यही बात हमने क्रिया विधि में यहाँ पर लिखा हुआ है। आसानी तरीके से आपको समझ में आ जानी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिलहाल, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे हमारा जो आता है, यहाँ पे अब देखिए 2 कुंडलियां हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक प्राथमिक कुंडली एक द्वितीय कुंडली है। तो सबसे पहले प्राथमिक कुंडली में हम निकालेंगे कि प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना है, दूसरे में द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना है। ये दोनों अब पहले हम निकालते हैं, देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे अब गणना हम करने वाले हैं कुछ प्रूफ, ठीक है ना, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखते हैं प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल हम निकाल रहे हैं तो वो किस नियम से निकाल रहे हैं जी, तो फैराडे ने ही ना प्रेरित विद्युत वाहक बल को बताया था। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि फैराडे के प्रथम नियम, मतलब फैराडे के नियम के अनुसार, ठीक है ना। तो ये भी हम लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट किस नियम से लिख रहे हैं यही लिख देते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं फैराडे के नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम से। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम से, संबंधित नियम
से। थोड़ा सा आप सब्र रखेंगे, सब आपको समझ में आएगा। देखिए फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम दिया था, तो उसमें उन्होंने यही बताया था कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो क्या होता है, वो माइनस पी, हमने ये बताया था ना, डी फाई बाई डी टी। ये हमने फॉर्मूला भी आपको बताया था, देख लीजिए यहाँ पे शायद आगे था, यहाँ पे हमने बताया था। देखिए उन्होंने ये बताया था कि चुंबकीय फ्लक्सों की, मतलब ये बताया था कि किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। जब हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया था तो माइनस पी डी फाई बाई डी टी आया था। तो अब इसी का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हम यूज करेंगे जी, ठीक है ना। तो अब देखिए यही हम यूज करने वाले हैं। तो ये तो हमें वो बताए थे, तो यहाँ पे हम वही अगर निकालें तो प्राथमिक कुंडली के लिए, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा हम यहाँ पे लिखते हैं प्राथमिक कुंडली के लिए, प्राथमिक कुंडली के लिए। तो प्राथमिक कुंडली के लिए अगर हम निकालें तो यहाँ पे क्या होगा जी, प्राथमिक कुंडली के लिए निकालते हैं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ई पी, प्राथमिक कुंडली के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल है माइनस एन पी डी फाई बाई डी टी लिख देते हैं, यहाँ पे माइनस लिखते हैं। तो ये हमारा प्राथमिक कुंडली के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा जी, समझ में आ रहा है। ई पी क्या है, यहाँ पे प्राथमिक कुंडली के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ये प्राथमिक कुंडली के लिए फेरों की संख्या है, डी फाई बाई डी टी क्या है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर है। तो ये बातें हो गई जी, समझ गए प्राथमिक कुंडली के लिए। फिर से अब हमारा द्वितीय कुंडली के लिए भी अगर निकालें तो यहाँ पे लिखते हैं द्वितीयक कुंडली के लिए। द्वितीय कुंडली के लिए क्या हो जाएगा, द्वितीय कुंडली के लिए ई एस इक्वल टू माइनस एन एस, ठीक है ना, डी फाई बाई डी टी हो जाएगा। अच्छा ये आपको समझ में आ रहा है ये कहाँ से हम लिख रहे हैं, ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम से E इक्वल टू यहाँ पे माइनस पी एक आया था, मतलब वो कांस्टेंट था, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी माइनस एन पी आ रहा है। यहाँ पे n एक कांस्टेंट है, जहाँ पे n फेरों की संख्या है, परंतु किसके, तो P मतलब प्राइमरी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है, डी फाई बाई डी टी तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन है की दर है, और ये प्रेरित प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल है। ये द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल है, ये द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या है, डी फाई बाई डी टी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन है। तो ये हमारी दो हो गए जी, सबसे पहले समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकेंड। उसके बाद समीकरण फर्स्ट और सेकेंड हो गया ना, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि क्या लिखते हैं जी, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो यदि हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में हम क्या कर देते हैं, भाग दिलाते हैं, ठीक है ना। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में भाग देने पर, अगर हम भाग देने पर, यदि हम भाग देते हैं तो देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ई पी बाई ई एस, ई पी बाई ई एस हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस एन पी डी फाई बाई डी टी और माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी। तो इस वाले से ये वाला डी फाई बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ई पी बाई ई एस इक्वल टू एन पी बाई एन एस। तो ये हमारा निकल गया जी, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आप देख लीजिए। ये प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल है, ये द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल है, ये प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला निकलता है जो कि हमने यहाँ पर दिखा दिया है। आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। आप पहले आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है ना, मैंने स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं दिया था, इसको ले लीजिए, ले लिए होंगे, ठीक है, इसको भी ले लीजिए, ठीक है, इसको भी ले लीजिए, बहुत अच्छी बात है जी।
ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा यहाँ पे आता है, देखिए यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि एसी जैनित्र, एसी मतलब प्रतिवर्ती धारा, ठीक है ना, तो प्रतिवर्ती धारा जैनित्र के सिद्धांत रचना कार्यविधि का चित्र द्वारा समझाइए। तो एसी अब आगे है जी। अब देखिए हम इसको एक एक करके बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए विद्युत जैनित्र अथवा डायनोमो, विद्युत जैनित्र कहें, डायनोमो कहें या प्रतिवर्ती धारा जैनित्र भी कह सकते हैं, ठीक है ना, प्रतिवर्ती धारा जैनित्र, ये भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत जैनित्र क्या होता है, डायनोमो क्या होता है, यह एक ऐसा यंत्र होता है, मतलब मशीन होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जैसे कि जनरेटर आपने देखा होगा, आपके गांव में जब शादी पड़ रहा होगा तो वहाँ पे जनरेटर आता है, लाइट के भरोसे तो रहते नहीं है, तो लाइट विद्युत के लिए हम जनरेटर का उपयोग करते हैं, तो वो डीजल डालते हैं तो वो हमें विद्युत देता है। तो डीजल क्या हो गया, यांत्रिक ऊर्जा हो गया, विद्युत हमें ऊर्जा दिल रहा है, तो वही एक क्या है, डायनोमो ही है। तो वो क्या कहता है, एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा मशीन है जो किसको, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना। तो ये बातें हैं जी। अगला हमारा, अब यहाँ पे बेसिक हमने कर दिया, अब आता है विद्युत जैनित्र का सिद्धांत। अब इसका सिद्धांत क्या है, तो यहाँ पे कह रहा है ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या है जी, यहाँ पे कह रहा है अर्थात जब किसी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में क्या होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अरे सिंपल सा बात कहे ना, तो ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये वही बात हो गया फिर से ये वाला, ठीक है ना। देखिए सब एक दूसरे से कनेक्टेड है जी, ठीक है ना, ये हमने बात बताया था ना। देखिए फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम में यही ने बताया था कि जब किसी कुंडली, मतलब ये चुंबक है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी तो उत्पन्न हुआ होगा। और ये आपेक्षिक गति का मतलब है कि चुंबक को स्थिर रखकर इस कुंडली को चारों ओर घुमाया जाए, या इस कुंडली को स्थिर रखकर ये चुंबक को चारों ओर घुमाया जाए। तो जब आपेक्षिक गति होता है तो देखेंगे कि चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, जिसके कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं और उसी को प्रेरित धारा कहते हैं। तो यही बात यहाँ पर भी हम बोल रहे हैं, यही बात हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो विद्युत जैनित्र है ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात जब किसी कुंडली में चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, अभी आप फिगर पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है ना। मतलब क्या है कि मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र है चारों ओर, तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी कुंडली है, कोई भी, ये मान लेते हैं सपोज दैट ये कुंडली है, तो इसको अगर हम घुमा रहे हैं ना तो क्या होगा कि चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा। यहाँ पे सबसे पहले चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, जिसके कारण एक क्या होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। यही तो बात हम उस टाइम से आपको बता रहे हैं, अगर अभी समझ में आ जाना चाहिए दोस्त, अदरवाइज, ठीक है ना। तो ये बातें हैं जी। अभी हम एक एक पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे ये सब क्या क्या है, ठीक है ना। पहले हम थोड़ा सा आते हैं, ये बेसिक हमने जान लिया कि क्या क्या जाना जी, विद्युत जैनित्र क्या होता है, इसका सिद्धांत जाना। फिगर अभी आपको नीचे बनाना है, बट हम थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे संरचना पर एक एक करके फिगर भी हम समझाते हुए चलेंगे। देखिए फिगर में इनमें निम्नलिखित भाग होते हैं, इसका क्या है, संरचना कैसे बनता है जी विद्युत जैनित्र। तो समझिए सबसे पहले चुंबक। तो चुंबक क्या होता है, ये एक अति शक्तिशाली चुंबक होता है जिसका ध्रुव N और S है। देखिए इसमें अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको दो ध्रुव दिखाई दे रहे हैं, तो ये सॉरी माफी चाहता हूँ मैं, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये N/S, ये दो क्या है, चुंबक है, ये चुंबक के ध्रुव। वास्तव में आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर N ध्रुव अलग है, S ध्रुव अलग है, तो ध्रुव तो कभी अलग हो ही नहीं सकते, तो ऐसे किसे अलग है। तो वास्तव में मैं कहूँगा तो ये दोनों अलग ध्रुव नहीं है, ये वास्तव में कुछ इस प्रकार के ध्रुव हैं, ठीक है ना, ये कुछ इस प्रकार के ध्रुव हैं, इस प्रकार के चुंबक है जी, जिसका हम ऊपर का ये मान लेते हैं N है और ये S है, तो हम ऊपर के हिस्से को देख रहे हैं पर अंदर के हिस्से को नहीं देख रहे हैं। नाल चुंबक है इस तरीके का, ठीक है ना, नाल चुंबक इस तरीके, आप समझ रहे हैं ना। तो हम ऊपर के ये वाले भाग तो देख रहे हैं, अंदर वाली जो ये भागे हैं उसको नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने इस तरीके से काटा हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या है हमारा, एक क्या है, चुंबक है जो है बहुत ही अति शक्तिशाली। तो वही बात कहा गया है कि सबसे पहली बात, यह एक अति शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुव N और S हैं, ठीक है ना।
तो ये सबसे पहली बात यहाँ से क्लियर भी हो गया, पहली फिगर आप समझ गए। इसमें क्या होता है, इसमें आर्मेचर होता है। अब आर्मेचर क्या होता है, यह एक आयताकार कुंडली ABCD होता है, ठीक है ना, जिसे तांबे के तार को क्रोड पर लपेट कर बनाया जाता है। जिसे तांबे के तार को हम क्या करेंगे, क्रोड पर लपेट कर बनाएंगे। तो यहीं पे ये देखिए, जो ये है, यही हमारा क्या है, आर्मेचर है, ठीक है ना, जो ABCD दिखाई दे रहा है, जिसको हमने तांबे के तार को क्रूड पर लपेट कर ये हमने कुंडली बनाया हुआ है। ये वास्तव में आर्मेचर क्या है, कुंडली है, ठीक है ना। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या है, यह एक आयताकार कुंडली ABCD है, ठीक है ना, जो क्या है, जिसे तांबे के तार को क्रूड पर लपेटकर हमने बनाया हुआ है। अब इसमें एक आता है सर्पी वलय आता है, सर्पी वलय। तो सर्पी वलय क्या होता है, कुंडली के दोनों सिरों पर अलग अलग धातुओं के छल्लों से जुड़े होते हैं, जिन्हें हम सर्पी वलय कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, देखिए कुंडली का ये दो सिरा है, देखिए इस तरीके से आ रहा है ना कुंडली, यहाँ से देखिए एक ये सिरा हमको दिखाई दे रहा होगा, देखिए एक इधर वाले एक लाइन आपको दिखाई दे रहा है, या एक नीचे ये लाइन दिखाई दे रही है, दो लाइन दिखाई दे रहे हैं। तो कुंडली का ये जो कुंडली है ना, तो कुंडली का ये सिरा है, तो कुंडली का ये जो एक सिरा है, तो इसमें देखेंगे तो कुंडली का एक सिरा एक सर्पी वलय, जो S1 ये है ना, S1 ही है सर्पी वलय, और ये जो S2 है ये द्वितीयक सर्पी वलय है, द्वितीय कुंडली का। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कुंडली के दो सिरों पर क्या है, S1 और S2 ये दो सर्पी वलय जुड़े होते हैं। तो वही बात यहाँ पे हमें लिखा गया है कि कुंडली के दो सिरों पर दो अलग अलग धातुओं के छल्ले जुड़े होते हैं। इसी प्रकार धातुओं के छल्ले हैं ना, तो धातुओं के छल्ले जुड़े होते हैं, जिन्हें हम सर्पी वलय कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे। अगला देखिए, ये जो कुंडली के जो धातुओं के ये छल्ले हैं ना, इससे देखेंगे तो इसके पास में एक ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, B1 इसको और B2 इसको कहे हैं। तो ये क्या है, यही है ब्रूस, ठीक है ना, ब्रश है या ब्रूस हम कह सकते हैं। तो यही बात यहाँ पे ब्रश में अब क्या लिखा गया है, सर्पी वलय सदैव तांबे की बनी हुई दो पट्टियों से पट्टियों को स्पर्श करता है। ये सर्पी वलय है, तो ये तांबे के बनी हुई दो पट्टियों से क्या करता है, स्पर्श करता है, जिन्हें हम ब्रश कहते हैं। समझ रहे हैं ना। तो यही बात यहाँ पर लिखा गया है, यही बात यहाँ पर लिखा गया है, ये आप दिखा सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। ये जुड़ा हुआ है, जो सर्पी वलय है ये सदैव तांबे के बनी हुई पट्टियों से जुड़ा होता है, एक यहाँ पे, जिसे ब्रूस B1 और B2 कहते हैं। तो यही हुआ जी सबसे पहली बात। ये संरचना भी आपको समझ में आ गई होंगी, जो कि हमने यहाँ पर जो लिखा हुआ है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका काम क्या है। होता ये है ना कि ये हमारी एक कुंडली है, ये चुंबक है, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा। अब ये क्या करते हैं, हम इस कुंडली को ध्यान से आप समझेंगे, ये जो कुंडली है इसको हम क्या करते हैं, घुमाते हैं, इसको चुंबकीय क्षेत्र में हम घुमाएंगे। तो घुमाएंगे तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, जिसके कारण इसमें क्या होगा, एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, ठीक है ना, जिसके कारण इसमें क्या होता है, एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो यही बात आप देखिए आगे हमें पता चलेगा। इसकी विद्युत जनित्र के कार्यविधि में हमने क्या लिखा हुआ है, विद्युत जनित्र के कार्यविधि में हमने लिखा हुआ है कि किसी बंद कुंडली ABCD को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है, ठीक है ना। तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। मतलब देखिए कह रहा है ना कि किसी बंद कुंडली को ABCD को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। अरे भैया ये एक बंद कुंडली है, ये एक बंद कुंडली है, और इसमें हमने क्या किया है, इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, इसको हमने इसी तरीके से ना चुंबकीय क्षेत्र में रखकर इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम घुमा रहे हैं। तो जैसे घुमाएंगे ना तो इसमें क्या होगा कि इसमें चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, और जैसे ही परिवर्तन होगा जिसके कारण ये जो नीचे हमारा सिरा आया हुआ है, तो इसमें क्या होता है, प्रेरित विद्युत धारा, मतलब प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो यही बात कह रहे हैं कि जब किसी बंद कुंडली ABCD को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, कुंडली में एक प्रेरित धारा, कुंडली में क्या होता है, एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो यही मोस्टली बातें हैं जी जो कि आपको लिखना पड़ेगा, ये फिगर आप नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा कंप्लीट होता है, इतना आप स्क्रीनशॉट पहले इसको ले लें। चलिए जी, ले लिए होंगे ना, ठीक है जी, इसको ले लें।
ठीक है, अंतिम नष्ट ये ले लीजिए। चलिए जी, बेहतर बात है। अगला हमारा यहाँ पे जो आ रहा है इसको भी आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अब मैक्सवेल ने क्या दिया है, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत दिया है। उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा है मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। तो समझिएगा क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे हम लिखने का है, क्या लिखा है जी, कि मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने विद्युत चुंबकीय तरंग के संबंध में, मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे है, मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में एक क्या किया है, एक प्रिंसिपल इन्होंने दिया, एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसे मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। समझ रहे हैं ना। मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसे मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो ये बातें हैं जी, सबसे पहले ये बेसिक इंट्रोडक्शन हमने दे दिया। अब आती है बात कि मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत में बताया क्या है, ये ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। तो इसके नीचे फिर से लिखेंगे कि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार, या मैक्सवेल के अनुसार भी आप लिख सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। हमने क्या लिखा है, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार। पहली बात इन्होंने क्या बताया, एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे जी। पहला इन्होंने बताया कि जब कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है तो ऊर्जा तरंगों के रूप में, ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा वो तरंगों के रूप में उत्सर्जित होने लगती है, और उन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। मतलब आती है कि कोई भी क्या है, एक क्या है, आवेशित कण है, ये आवेशित कण है, और जब ये गति करता है ना, ये बहुत तेजी से जब गति करता है, त्वरित गति करता है, तो इससे क्या होता है, गति करेगा तो जाहिर सी बात है इसमें से ऊर्जा क्या होगी, निकलेगी। निकलने को ही हम उत्सर्जित कहते हैं। ऊर्जा क्या होगी, उत्सर्जित होगी। तो यही हम कह रहे हैं कि जब कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है, जिसके कारण क्या होता है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ऊर्जा क्या होती है, उत्सर्जित होने लगती है, और उन तरंगों को ही, तो ये जो कण है ना, ये अब तरंगों के भांति व्यवहार करने लगता है, क्योंकि बहुत तेजी से गति करता है। तो इसीलिए इस कण को या इस तरंग को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। समझ रहे हैं ना। मतलब इतना छोटा होता है और इतना तेजी से गति करता है कि ये कण ना तरंगों के भांति कार्य करने लगता है। सब गुण इसमें तरंग के आ जाते हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जब कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है, तेजी से गति करता है, तो उसमें ऊर्जा उत्सर्जित होती है, मतलब निकलती है। तो ये जो कण है या तरंग है ना, इसी को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो इन्होंने पहली बात ये बताया हमें। दूसरी बात इन्होंने क्या बताया जी, दूसरी इन्होंने बात बताया कि तरंगों के संचरण के लिए, संचरण मतलब होता है गति करने के लिए, चलने के लिए, तो तरंगों के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना। मतलब जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसकी बात कर रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए, गति करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। जबकि ध्वनि जो हम बोल रहे हैं तो सुनाई दे रहा है, जैसे कोई हमें बोला तो हमें सुनाई दिया, तो ध्वनि तरंगों के लिए वायु माध्यम होना या कोई माध्यम होना आवश्यक है, परंतु तरंगों के लिए कोई माध्यम होना आवश्यक नहीं है। आप अंतरिक्ष में है ना, वहां पर भी बात हो सकती है तरंगों की सहायता से, फोन से। तो ये बातें हैं जी। अगला आता है, यह तरंगे विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत व तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। मतलब यहाँ पे कह रहा है ये तरंगे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत और तरंग संचरण के दिशा के लंबवत होते हैं। ये मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ। ये वास्तव में इस तरीके का कुछ होता है जी। ठीक है, ये फर्स्ट हमारी तरंगे हो गए, ये सेकेंड तरंगे हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये वाली जो हमारी तरंगे दिखाई दे रही हैं, ये हमारी विद्युत तरंगे हैं, जिसे हमने ई से दर्शाया। ये व्हाइट वाली जो दिखाई दे रही हैं, जो इस तरीके से गति करते हुए चल रही हैं, तो ये हमारी क्या हो गई, चुंबकीय तरंगे हो गई। तो ये विद्युत तरंगे हैं, नीचे वाले चुंबकीय तरंगे। अब देखिए यहाँ पे विद्युत तरंगे ऊपर हो गई हैं, ये चुंबकीय तरंगे ऊपर हो गए हैं, विद्युत तरंगे नीचे। फिर से यहाँ पे देखेंगे विद्युत तरंगे ऊपर, चुंबकीय तरंगे नीचे। फिर से ऊपर देखेंगे तो विद्युत तरंगे ऊपर हो गई हैं, चुंबकीय तरंगे नीचे। फिर से यहाँ पे विद्युत तरंगे ऊपर, चुंबकीय तरंगे ई, फिर से यहाँ पे ई, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी।
तो ये इस तरीके से होता है। यहाँ पे ये होता है कि ये ऊपर वाले विद्युत तरंगे हैं, नीचे वाले चुंबकीय तरंगे, तो ये परस्पर एक दूसरे के क्या होते हैं, इस प्रकार लंबवत होते हैं। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे, परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये बना लेंगे आप फिगर। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जब विद्युत तरंगे, ठीक है ना, जब ये क्या है हमारी, जब ये विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे, जब विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे, मतलब जब विद्युत तथा जब तरंगे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में परस्पर लंबवत तथा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। मतलब जब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होगा तो वहाँ पे विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत होती हैं, यही बात मोस्टली कहा जा रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है कि मैक्सवेल की गणना के अनुसार, मैक्सवेल ने गणना किया तो मैक्सवेल के गणना के अनुसार यह भी सिद्ध किया कि विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं ना, उनका वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। मतलब मैक्सवेल का ये मानना है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग है ना, वो प्रकाश के वेग के बराबर है। प्रकाश जितनी तेजी से गति करता है उतनी तेजी से ही चुंबकीय तरंगे भी गति करती हैं। अंतिम हमारा आता है कि इसके निष्कर्ष पर मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। मतलब इसके निष्कर्ष पर मैक्सवेल ने यह बताया कि जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है, क्योंकि जब वेग समान है तो गति भी एक ही जैसा कर रहा होगा। तो यही बात कहा जी, ठीक है ना, कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। मैक्सवेल का यह मानना है कि प्रकाश क्या होता है, तरंगों के रूप में इस तरीके से गति करता है, जबकि रियलिटी बात है दोनों तरीके से गति करता है। ये बात अभी तक पता चला हुआ है। स्क्रीनशॉट आप ले लें, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, चलिए अभी तक हमने इतने क्वेश्चन को देख लिया। देखिए अभी तक हम कोई भी मतलब इधर उधर की बातें ना करके आसानी तरीके से पढ़ाने पर, सिखाने पर हम फोकस कर रहे हैं। अदरवाइज मुझसे कोई भी मिस्टेक हुआ हो तो मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। अदरवाइज मेरा यही लक्ष्य है ना दोस्त कि कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं बल्कि समझ कर याद करे। यही लक्ष्य के साथ मैं सिखाने का, बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अदरवाइज आपको मेरी जो पढ़ाने की स्टडी है, मैं जिस तरीके से पढ़ाने के जो स्टाइल है, वो यदि आपको पसंद आ रहा होगा तब मैं कहूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा दोस्त, ठीक है ना, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो आप सपोर्ट करेंगे तभी कुछ हो सकता है। आपने इतना प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, इसके लिए मैं दिल से आपके आभारी हूँ। तो चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं। और भी हमें बहुत सारे क्वेश्चन को देखना है, ठीक है ना, जितना हो सकेगा उतना तो हम कराएंगे ही, और जो नहीं होगा उसको हम बताएंगे। इसको आपको तैयार करना है और उसको कैसे करेंगे वो सब हम बताएंगे। अगला हमारा नेक्स्ट जो छठा क्वेश्चन आता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इसके 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है जी, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये क्या है जी, जब विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत या वक्री दिशा में मिलती हैं या अध्यारोपित होती हैं तो वह विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। मतलब यहाँ पे ये है, ये फिगर आप समझ लीजिए। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ऊपर वाला क्या है, ये वाली जो हमारे दिखाई दे रही है, ये ऊपर वाला ये कलर जो है ये हमारी विद्युत तरंगे हैं, विद्युत तरंगे। और ये वाइट वाली जो दिखाई दे रही है ये हमारी क्या है, चुंबकीय तरंगे। तो यहाँ पे हम यही कह रहे हैं कि जब, ध्यान से आप समझेंगे, जब विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत, जब विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। तो जब विद्युत तरंगे चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत ज्या वक्रीय दिशा में, ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे, ज्या, ये आप याद रखेंगे, ज्या वक्रीय दिशा में, ठीक है ना। तो जब हम ये कह रहे हैं जब विद्युत तरंगे या चुंबकीय तरंगे
परस्पर एक दूसरे के लंबवत या वक्रीय दिशा में मिलती हैं, मिलना मतलब अध्यारोपित होना या मिलती हैं, तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, इसी घटना को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। समझ में आ गया कि जब विद्युत तरंगे या चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत या वक्रीय दिशा में मिलती हैं तो या अध्यारोपित होती हैं, मिलना या अध्यारोपित होती हैं, उसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है जी। अगला आता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण या लक्षण। इसके लक्षण या गुण कौन कौन से हैं, तो यह तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत होती हैं। ठीक है ना, देख रहे हैं परस्पर एक दूसरे के लंबवत होती हैं। इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मैंने बताया ना कि अंतरिक्ष में भी आप रहेंगे तो बातें कर सकते हैं, कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगली बात यहाँ पे कहा गया कि यह विद्युत चुंबकीय तरंगों को में आवेशित, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या होती है, कोई आवेश नहीं होता है। एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे आवेशित कण के कारण ही उत्पन्न होती है। आवेशित कण इस तरीके से गति करते हैं तभी उत्पन्न होती है, परंतु इसमें आवेशित कण के कारण ही उत्पन्न होती है। बट विद्युत चुंबकीय तरंगे जब बनती है ना तो उसमें कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, और इसका पता हम एक्सपेरिमेंट करके भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप जहाँ पे खड़े हैं, मैं आपसे पूछूं वहां पे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी कह देंगे कि सर है ही नहीं विद्युत चुंबकीय तरंगे। कोई कहेंगे हाँ सर है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल है। कैसे है, जैसे आप फोन से बातें करेंगे, जहाँ पे आप खड़े हैं वहां से फोन लगाते हैं तो क्या कहीं पर लगेगा कि नहीं लगेगा। यदि लग रहा है, फोन जा रहा है, नेटवर्क है आप में, तो उसका मतलब आप विद्युत चुंबकीय तरंगों के घेरे में आप हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में यदि आवेश होता तो आपको करंट लगता, झटका लगता, बट ऐसा तो होता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है ना। अगला हमारा यहाँ पे आता है, यह तरंगों मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, मतलब प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अगला आता है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे इन रहना चाहिए। ठीक है, चलिए, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है ना, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे यही ना है जी, तो इसको हम अलग कर सकते हैं, ध्रुवित कर सकते हैं, मतलब बांट सकते हैं। विद्युत तरंगों को अलग कर सकते हैं, चुंबकीय तरंगों को अलग हम कर सकते हैं, ये बात कहा जा रहा है। अगला कह रहा है कि ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ये बात आप याद रखेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, 7वां हमारा क्वेश्चन आता है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं की सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अब हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है, इसकी हमें व्याख्या करना है। ये भी हमारी बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिख दिया है, क्या हमने लिखा है जी, ये हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के, यहाँ पे आई थिंक यहाँ से, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत क्या है, इसको हम समझते हैं। तो हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। जिसे किस नाम से, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। मतलब हाइगेंस नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये कहा कि जो तरंगे होती हैं, तो तरंगे किस प्रकार संचरण करती हैं, संचरण मतलब होता है कि गति किस प्रकार करती हैं, तो उसके बारे में बताया था। ठीक है, हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने तरंगों के संचरण के संबंध में, गति के संबंध में एक क्या दिया था, एक सिद्धांत दिया था, और उसी सिद्धांत को ही हमने क्या जानते हैं, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। वही बात लिखा गया है कि हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब आता है, इन्होंने दो सिद्धांतों में दो बातें बताई हैं। तो ये लिखा है हाइगेंस के सिद्धांतों के अनुसार। पहले इन्होंने बात बताया है, यहाँ पे हमने लिख दिया है। पहला इन्होंने बताया कि हाइगेंस के अनुसार प्रत्येक मूल तरंगों के बाद एक दूसरा तरंग उत्पन्न होता है, जिसे द्वितीयक तरंगे कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें
तो देखिए, अगर सिंपल सी मैं कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पानी है, ठीक है ना, एक तालाब में गए हुए हैं, वहाँ पे एक कंकड़ उठाइए, तालाब में फेंकेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे बहुत सारे अप डाउन होंगे, लगेगा तरंगों के रूप में आगे बढ़ रहा है। ऐसे आप देखिएगा, पानी में आप एक कंकड़ फेंकिएगा, देखेंगे तो लगेगा आपको कि तरंगों के रूप में इस तरीके से पानी आगे की बढ़ रहा है। वास्तव में वो आगे नहीं बढ़ता है, वो अपने ही तल पे ऊपर नीचे अप डाउन होता रहता है। तो वैसे ही ठीक ये भी है, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जैसे ये प्राथमिक तरंगे हैं, ठीक है ना, इसके बाद एक दूसरा तरंग उत्पन्न हो गया, ये हमारी प्राथमिक तरंग है, इसके बाद एक तरंग दूसरा उत्पन्न होगा तो इसे हम द्वितीयक तरंगे कहेंगे। ये प्राथमिक कुंडली कैसे लिखा गया भैया, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये प्राथमिक तरंगे, ये द्वितीयक तरंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो प्राथमिक तरंगे हैं, इसके बाद दूसरा एक तरंग उत्पन्न हुआ है जिसे द्वितीयक तरंगे कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे तो एक आपने कंकड़ फेंका तो एक तरंग के बाद एक देखेंगे पीछे भी तरंग है, उसके आगे भी मतलब पीछे पीछे तरंग बनते रहते हैं। तो उसके बाद इसके बाद में फिर से एक तीसरा तरंग उत्पन्न हो गया, ये वाला। तो अब क्या होगा, इस तरंग के ये जो तरंग तीसरा उत्पन्न हुआ है, इस तरंग के लिए अब ये वाला द्वितीयक तरंग हो जाएगा, और ये जो द्वितीयक तरंग था अब ये प्राथमिक तरंग हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब इस तरंग के बाद भी एक और तरंग ये उत्पन्न हो गया, तो अब ये वाला द्वितीयक तरंग हो जाएगा, और ये वाला इस तरंग के लिए ये वाला प्राथमिक तरंग हो जाएगा। बात आप समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से जितने तरंगे उत्पन्न होंगी, ठीक है ना, इस तरीके से जितने तरंगे उत्पन्न होंगी एक एक होते जाएंगे। पहले ये प्राथमिक था, ये द्वितीयक, इसके बाद एक और उत्पन्न हो गया तो अब ये वाला द्वितीयक हो जाएगा, ये वाला प्राथमिक, इसके बाद एक और तरंग उत्पन्न हो गया तो ये वाला द्वितीयक, ये वाला प्राथमिक हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है जी। तो वही कहा जा रहा है कि हाइगेंस के अनुसार प्रत्येक मूल तरंगों के बाद एक दूसरा तरंग उत्पन्न होता है, एक दूसरा तरंग उत्पन्न हुआ, इसके बाद इसका, इसके बाद इसका, इसके बाद इसका। तो प्रत्येक मूल तरंग के बाद एक दूसरा तरंग उत्पन्न होता है, ठीक है ना। ये तरंग उत्पन्न हुआ, दूसरा तरंग उत्पन्न होता है जिसे हम द्वितीयक तरंगे कहते हैं, ठीक है ना। जितना उत्पन्न होते जाएंगे उसको द्वितीयक तरंगे करते जाएंगे। तो ये बातें हमें सबसे पहली बात बेसिक हमें ये बातें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इन बातों को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे जी। अगला हमारा आता है द्वितीयक नियम। तो हाइगेंस के अनुसार प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंगों के बीच एक बंद अनुवालोप बनता है। देखिए आप सिंपल सा समझे ना, ये एक तरंग है, ये तरंग है, तो एक छोटा सा पार्ट हमने इसका उठाया हुआ है, तो ये हमारी प्राथमिक तरंग है जिसको हमने P दर्शाया है, ये द्वितीयक तरंग है जिसको हमने S दिखाया है। तो प्राथमिक तरंग और द्वितीय तरंगों के बीच एक क्या बनता है, एक बंद अनुवालोप बनता है। क्या बनता है, बंद अनुवालोप बनता है। तो वही बात कर रहे हैं कि हाइगेंस के नियम के अनुसार उन्होंने ये बताया कि मतलब प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगों के बीच एक बंद अनुवालोप बनता है। तो यही नॉर्मल सा बहुत है जी, पर 5 नंबर में ये पूछा गया है, ठीक है ना। अब बुक में क्या किया है कि इसी नियम को बहुत थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है, तो वो भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं उतना ही बताता हूं ना, जितना आसानी से एग्जाम बहुत नजदीक है उतना आप लिख देंगे, आपका काम कंप्लीट होता है। फिगर आप जरूर बनाइएगा जिससे लगे टीचर को हम भैया पढ़ाई तो आपने किया हुआ है। ये समझ रहे हैं ना, अट्रैक्ट वही करता है जो फिगर बनाता है, फिगर से आसानी से एक एक चीज को पॉइंट करके दर्शाता है। जैसे हमने लिखा है प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली, बंद अनुवालोप, इस तरीके से लिखा है, ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है ना। चलिए दोस्त स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट, अब देखिए, अब हम यहां तक तो रहने देते हैं फिलहाल। अब हम बता रहे हैं, अभी इससे मैं कह सकता हूं लगभग 7-8 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो कि 5 नंबर में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आपको तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि अभी मैं बताने लगूं ना तो मोस्टली मुझे लगता है 4 घंटे, अभी 3 घंटे तो आराम से लग ही जाएंगे, क्योंकि ये बड़े बड़े टॉपिक है जिससे आराम से 35 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट ऐसे लगेंगे। तो इसको आपको सबको तैयार करना है, वो हम बताएंगे कैसे आप तैयार कर सकते हैं। उसका आप टेंशन ना लेंगे तो बेटर रहेगा जी, ठीक है ना। उसका टेंशन आप ना लें। सबसे पहला हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपको दिखाई दे रहा होगा,
ठीक है ना। आप देख लीजिए, सबसे पहला आता है पतले उत्तल लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र। अब देखिए लेंस मेकर सूत्र का व्युत्पन्न कीजिए। आप चुपचाप लिखिएगा लेंस मेकर सूत्र और क्या लिख देंगे, ब्रदर सर। इतना लिखकर आप सर्च कर लीजिए, हमारी वीडियो आपको मिल जाएगा लेंस मेकर सूत्र का, जो कि सूत्र का स्थापना हमने किया हुआ है। उसको पढ़ लेंगे, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। कितने नंबर का है जी, 5 मार्क्स का। यूट्यूब पर सर्च करने आएगा ना जी, आएगा ना, मुझे लगता है आ जाएगा। नहीं आएगा तो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसमें हम लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे इन पांचों का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे ज्वाइन हो जाएंगे। इंस्टा का भी लिंक है, चलाते हैं तो वहां पे फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला हमारा आता है कि अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र का निगमन कीजिए। आप YouTube पे लिखिए गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको वीडियो, ठीक है ना। हो सकता है आप वीडियो बहुत दिनों बाद देख रहे हैं, कुछ दिन बाद देख रहे हैं, तो भैया एक काम कर लिए, सर्च ही करके आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। लिंक के भरोसे ज्यादातर आप नहीं रहेंगे, ठीक है ना। अदरवाइज मैं दे दूंगा, बट मान लेते हैं 5 दिन बाद आप देख रहे हैं वीडियो, तो पता नहीं लिंक कहाँ गया होगा, कहाँ तक नहीं, बहुत सारे अपलोड कर दिए गए होंगे और अदर चीज भी। व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक नहीं मिला तो क्या करेंगे, सर्च करके ही पढ़ाई करेंगे आप। अगला आता है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में निगमन कीजिए। आप चुपचाप लिखिएगा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र, इतना ही लिखकर और ब्रदर सर लिखकर सर्च कर लीजिए, वीडियो आपको मिल जाएगी हमारी। अगला आता है अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी। आप चुपचाप लिखिएगा खगोलीय दूरदर्शी ब्रदर सर, वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। इसको पढ़ लेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। परावर्तीय दूरदर्शी ब्रदर सर लिखेंगे, ये हमारे जो भी है इसको मिल जाएगा। सब हमने एक एक वीडियो में बता दिया है। अब देखिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की सहायता से तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। यहाँ पे कह रहा है अपवर्तन की व्याख्या, सेम टू सेम इसमें हम क्या कह रहे हैं, परावर्तन की व्याख्या। ये दोनों में से एक तो फिक्स है कि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो दोनों, एक अपवर्तन एक परावर्तन है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। YouTube पर कैसे लिखेंगे, हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के सहायता से अपवर्तन की व्याख्या, फिर से आप लिख देंगे BS मतलब ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च कर लेंगे, वीडियो मिल जाएगा। ऐसे लिखेंगे हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांतों की सहायता से अपवर्तन की व्याख्या BS, इतना लिखकर सर्च करेंगे, वीडियो मिल जाएगा। तो मेरा कर्तव्य है यहाँ पे बताना, आप इसको करते हैं या नहीं करते हैं ये आप पे डिसाइड है दोस्त। और ठीक है ना, एक बात मैं ये भी कहूंगा, बाद में नहीं कहना है कि भैया आपने ये तो कराया नहीं, ये नहीं, ऐसे कहने से कोई फायदा नहीं होने वाला दोस्त। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, अभी भी मैं कह रहा हूं, समय है, अच्छे तरीके से जाइए, इसको सभी को स्टडी कीजिए। पहले हमने सब कुछ टॉपिक कराया हुआ है, ठीक है ना, तो सर्च करके इनको पढ़ लीजिएगा, तब जाकर आपका जो चैप्टर 6 से 10 तक के 5 नंबर कंप्लीट होंगे। इसके बाद बचे हुए हैं जो 11 से 14 तक के, वो भी जल्दी आपको 5 नंबर वाले हैं, उसको हम एक वीडियो में करा देंगे। न्यूमेरिकल पर जल्दी आपको वीडियो मिलने वाला है, उसके लिए परेशान ना हो। तो अदरवाइज चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले सभी का लिंक हमने दे दिया है, फिजिक्स की भी और केमिस्ट्री की भी। वहां से आप क्लिक करके स्टडी अपनी संपूर्ण किताब की कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।